हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज 26 जनवरी है तो भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात करना शुरू किए थे पिछले वीडियो में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर थोड़ी नज़र डालेंगे। सोर्स वही है विकिपीडिया। प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्ट्री समझते हैं। प्री मतलब पहले, हिस्ट्री के पहले, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक का संधि विच्छेद करेंगे तो प्राक जोड़ ऐतिहासिक होगा। क ए जोड़कर ग बना, व्यंजन संधि। थोड़ी संधि भी पढ़ लीजिए। प्राक ऐतिहासिक, प्राक जोड़ ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ठीक है, चलिए तो हम प्रागैतिहासिक काल की थोड़ी बात कर लेंगे, प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न ह्यूमन हंटर गैदरर्स हैव बीन इन उत्तर प्रदेश। हंटर गैदरर समझते हैं। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जब इंसान रहना शुरू किया था तो कैसे शुरुआती दिनों में जो है जब धीरे धीरे वो सभ्य बनने के प्रयास में था जंगली से, उस समय वो हंटर गैदरर की जो है भूमिका निभाता था। हंटर यानी जो शिकार करता था, गैदर यानी इकट्ठा, यानी शिकार वगैरह करके पेड़ पौधों पर, जानवरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता था उस समय का इंसान, हंटर गैदरर के रूप में। तो हंटर गैदरर्स जो हैं वो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सिंस बिटवीन अराउंड 85,000 एंड 72,000 ईयर्स अगो। कब की बात है, कब रहे हंटर गैदरर्स यहाँ पर? लगभग 85,000 से 72 साल पहले, यानी कई हजार साल हो गए। देयर हैव ऑल्सो बीन प्री हिस्टोरिकल फाइंड्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम द मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक डेटेड 21,000 टू 31,000 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिकल फाइंड्स भी मिली हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक काल की कुछ चीज़ें प्राप्त भी हुई हैं। कब? मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के समय। पैलियोलिथिक समझते होंगे, जो पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था। ठीक है, उस समय दिया हुआ है 21,000 से 31,000 साल पुराने कुछ चीज़ें मिली हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखिए भाई, जब भी आप किसी भी राज्य के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उसकी शुरुआत आप यहीं से देखते हैं कि जो है प्राचीन काल में क्या चीज़ें थीं, प्रापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में। एंड मेसोलिथिक और माइक्रोलिथिक हंटर गैदरर सेटलमेंट नियर प्रतापगढ़। तो जो प्री हिस्टोरिकल फाइंड मिले हैं वो तो मिले ही हैं, उसके अलावा प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जिला है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, प्रतापगढ़ के पास में हंटर गैदरर सेटलमेंट मिला है। मतलब वो रहने की जगह जहाँ पर हंटर गैदरर रहा करते रहे होंगे। फ्रॉम अराउंड 10,550 टू 9,550 BC, यानी वही बिफोर क्राइस्ट। ये समय रहा जिस समय के लगभग का हंटर गैदरर सेटलमेंट जो है प्रतापगढ़ के पास में मिला हुआ है। विलेजेस विद डोमेस्टिकेटेड कैटल, sheep and goats and evidence of agriculture began as early as 6,000 BC and gradually developed between 4,000 and 1,500 BC, beginning with the Indus Valley civilization and Harappa culture to the Vedic period and extending into the Iron Age। तो कह रहा है वो गांव भी मिले हैं पुराने समय से जो डेवलप रहे, और यहाँ पर जो पशु पाले जाते थे, कैटल, तो उसमें डोमेस्टिकेटेड कैटल देखिए अलग दिया है, शिप गोट अलग दिया है, जबकि शिप गोट भी उसी में आ जाते हैं, है ना, भेड़ और बकरी। तो उनका भी एविडेंस मिला है उनके होने का, जिसकी शुरुआत 6,000 BC से, मतलब
उन जानवरों के या व्यक्तियों के रहने की शुरुआत मानी जा सकती है। और धीरे धीरे वो डेवलप होता गया। ये मतलब पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा की जो सभ्यता है, या वैदिक काल, हाँ, वहाँ से यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर से लेकर के वैदिक पीरियड तक, और यहाँ तक कि आयरन एज तक भी, यानी लौह युग तक भी की चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कुल मिलाकर के जो प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं या प्राग इतिहास की हम बात करते हैं, तो उन चीज़ों का भी जो है प्रमाण मिला है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा बढ़ें। एंशिएंट एंड क्लासिकल पीरियड, उसके बारे में क्या बातचीत दी हुई है यहाँ पर। ये तो सारनाथ दिखाई दे रहा है खूबसूरत चित्र में। हाँ, लिखा है ना, द धमेक स्तूप इन सारनाथ इज वेयर गौतम बुद्ध फर्स्ट टॉट द धर्म। हाँ, और जानिए, इवन आज जो झांकी निकली है उत्तर प्रदेश की हमारे राजपथ पर दिल्ली में, उसमें भी जो गीत बज रहा था वो था, अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को जो है दिखाया गया है झांकी में। सामने महर्षि वाल्मीकि हैं, लेकिन उसके अलावा जो संगीत बज रहा था उसमें पीछे से, उसमें वो बात कही गई है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। तो प्रश्न इससे भी आते हैं भाई, प्रश्न ऐसे भी आते हैं उत्तर प्रदेश से कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका उत्तर है सारनाथ, जो कि बनारस में है। और एक प्रश्न और आता है सारनाथ से, सारनाथ जो है उसका पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्तन। ठीक है, और सारनाथ वैसे भी आप समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे महादेव के अलग अलग नाम हैं, कहीं अमरनाथ हैं तो कहीं विश्वनाथ हैं, उसी तरह से एक महादेव का मंदिर वहाँ भी है सारनाथ में। आई थिंक सारंगनाथ या ऐसा ही कुछ नाम है, तो उससे उस जगह का नाम सारनाथ है। ऋषिपत्तन पुराना नाम था। तो वहाँ का बना हुआ ये स्तूप है ना, द धमेक स्तूप। ध्यान से देख लीजिए, कुछ लोग तो गए भी होंगे वहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो तो ज़रूर ही गए हैं। धमेक स्तूप इन सारनाथ इज़ वेयर गौतम बुद्ध फर्स्ट टॉट द धर्म। पहली बार जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने धर्म का, जहाँ पर वेयर द बुद्धिस्ट संघ केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द इनलाइटनमेंट ऑफ कोंडना, और जहाँ पर कह रहा है कि संघ, बौद्ध संघ अस्तित्व में आया था जिस जगह पर, कोदन के इनलाइटनमेंट के बाद। ठीक है, आउट ऑफ 16 महाजनपदास, जब आप भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप महाजनपदों के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद नाम से ही क्लियर है, महा मतलब बड़ा कुछ, है ना, महाजनपद। तो इंग्लिश में यहाँ पर दिया है, लिटरली उसकी मीनिंग इंग्लिश में है ग्रेट रिल्म्स और ओलिगार्किक रिपब्लिक्स। एग्जैक्ट टर्म दे दिया, ओलिगार्किक रिपब्लिक्स दैट एग्जिस्टेड इन एंसेंट इंडिया। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। उन 16 में से 7 फेल इंटायरली विद इन द प्रेजेंट डे बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। सोचिए, उन 16 में से 7 यानी आधे से थोड़े ही कम, 16 का आधा 8, 8 से 1 कम 7 जो महाजनपद हैं, कह रहा पूरी तरह से आज का जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर ये 7 महाजनपद आते थे। उनमें से कुछ की बात करेंगे हम। जैसे लिखा है द किंगडम ऑफ कोसल, सुना होगा नाम, कोसल, कोसलाधिपति सुना है? कोसलाधिपति, वहाँ पर स जो है दंत स है। कौशल्या में जो स है वो तालव्य श है, जो कि रामचंद्र की माँ का नाम था। और जो कोसल में स है वो दंत स है। तो कोसल के अधिपति, कोसलाधिपति कहा जाता है रामचंद्र को भी, यानी
कोसल जो था वो एक महाजनपद है और उसी कोसल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। ये प्रश्न भी आता है। अब आप ये दिमाग मत लगाइएगा, कहिएगा कि अरे अब यहाँ पर एक बहस चल सकती है कि अब रामायण महाभारत की बात करिएगा इतिहास में, क्या वो इतिहास में एग्जिस्ट करता है? रामायण महाभारत एग्जिस्ट करे न करे, आप माने न माने, लेकिन कोसल और अयोध्या तो एग्जिस्ट करता है। तो उससे तो प्रश्न आएगा ही, और आया है प्रश्न। ठीक है, पूछ देता है कोसल की राजधानी कहाँ है, ठीक है, या अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी। तो कोसल की राजधानी अयोध्या। ठीक है। द किंगडम ऑफ कोसल in the Mahajanpad era was also located within the regional boundaries of modern day उत्तर प्रदेश। तो आज के उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर ही ये कोसल का किंगडम था महाजनपद एरा में। और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू लीजेंड, अगर हम हिंदू लीजेंड को फॉलो करें, हिंदू धर्म की मान्यताओं को फॉलो करें, तो उसमें द डिवाइन किंग राम, हाँ ये रामा मत बोलिएगा भाई, ये रामा नहीं होता है, रामा शिवा कृष्णा मत बोला करिए, अंग्रेज मत बनिए। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका राम, वो अकारांत है इसलिए वो और एक चीज़ और कि आम किसी दूसरे लड़के या आदमी से नाम अलग करने के लिए भी स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस कर दिए जाते हैं। सिंपली RAM कोई किसी लड़के का नाम हो सकता है, भगवान का जब नाम लेते हैं तो उसके लिए लॉर्ड राम कहिए, राम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, रामा नहीं, लॉर्ड शिव, शिवा नहीं, शिवा का अर्थ पार्वती होता है। लॉर्ड कृष्ण, कृष्णा नहीं, कृष्णा का अर्थ द्रौपदी होता है। तो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में जो है आप मीनिंग ही बदल देते हैं। आप अपने कल्चर को जानें, उस हिसाब से उसका उच्चारण करें। उच्चारण में नाम नहीं बदला करते, ठीक है। आप देख लीजिए, अच्छे अच्छे नाम देखिए, जैसे रूसो जो कि फ्रांस के थे। अब रूसो की नाम की स्पेलिंग आप देखेंगे ROUSSEAU। क्यों नहीं अंग्रेजी के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लिया आपने उसका? नहीं कर सकते। फ्रेंच नेम है, स्पेलिंग कुछ भी हो, आप बोलेंगे रूसो ही, ठीक है। तो नाम, भाषा बदलने से नाम नहीं बदल जाता, नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं बदल जाता, ठीक है। इस चीज़ को जानें। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लीजेंड, द डिवाइन किंग राम ऑफ द रामायण एपिक रेंट इन अयोध्या, द कैपिटल ऑफ कोसला। देखिए लिखा है कोसल का कैपिटल, कोसल की राजधानी अयोध्या के राजा हुआ करते थे राम, हिंदू लेजेंड के हिसाब से, जो कि रामायण एपिक में लिखा हुआ है। एपिक का मतलब महाकाव्य, ठीक है। तो रामायण महाकाव्य जो कि रचना है महर्षि वाल्मीकि की, अगर बात संस्कृत की करें, उसी की अवधि में जो रचना की तुलसीदास ने की, नाम है रामचरितमानस, जिसे तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। हमारे दक्षिण भारत में भी कुछ बड़े महान जो है लेखक हुए हैं जिन्होंने तमिल में भी रामायण लिखी और भाषाओं में भी लिखी गई है। तो बात हो गई राम की। कृष्ण अनदर डिवाइन किंग ऑफ हिंदू लीजेंड हु प्लेज अ की रोल इन द महाभारत एपिक। तो एक तो एपिक रहा, महाकाव्य रहा रामायण, जिसके हीरो नायक कहे जाते हैं राम। दूसरा महाकाव्य है महाभारत, जिसकी रचना माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने की थी। तो उसके हीरो माने जाते हैं कृष्ण। कभी गलती से अर्जुन को हीरो मत मान लीजिएगा, महाभारत के हीरो कृष्ण माने जाते हैं, नायक। कह रहा है कि कृष्ण एंड द डिवाइन किंग ऑफ हिंदू लेजेंड हु प्लेज अ की रोल इन द महाभारत एपिक एंड इज रेवर्ड एज द 8th रीइंकार्नेशन, दैट इज अवतार ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु। कृष्ण, जिनको भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहा जाता है,
वो जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। said to have been born in the city of मथुरा in उत्तर प्रदेश, और मथुरा भी उत्तर प्रदेश में ही है, इसीलिए इसे राम और कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। द आफ्टरमैथ, बड़ा अच्छा शब्द है इंग्लिश का, आफ्टरमैथ। अगर आप केवल वर्ड को देखें तो लगेगा कि गणित के बाद ऐसा कुछ है क्या। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी चीज़ का जो दुष्परिणाम होता है, बैड कॉन्सिक्वेंस। द आफ्टरमैथ ऑफ द महाभारत युद्ध इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस इन द एरिया बिटवीन द अपर दोआब एंड दिल्ली। और ये जो महाभारत युद्ध हुआ, कह रहा है to have been taken place in the area between the upper Doab and Delhi. दोआब, अपर दोआब, दोआब देखिए एग्जैक्ट मीनिंग दोआब की होती है दो आब, यानी दो पानी, आब मतलब पानी। आब आब कर पिया मर गए खाट के नीचे पानी, तो आब मतलब पानी, दो आब मतलब दो पानी, यानी दो नदियाँ, अपर दोआब, दो नदियों के ऊपर का जो क्षेत्र है, और दिल्ली के बीच कह रहा है कि यहीं कहीं आसपास जो है वो युद्ध हुआ था। हालांकि हम जानते हैं उसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो मुझे लगता है हरियाणा में है। बिल्कुल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है हरियाणा में, जिसका नाम आई थिंक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय करके कुछ है। In what was Kuru Mahajanpada during the reign of the Pandava and Yudhishthira? तो कुरु महाजनपद, उसमें जब कह रहा है कि पांडव किंग जो युधिष्ठिर पांडवों के राजा थे, तो कुरु महाजनपद, हालांकि अब कुरुक्षेत्र या कुरु महाजनपद की बात करेंगे तो वो पूरी तरह से यूपी में तो नहीं ही आएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो हरियाणा वाला क्षेत्र हो जाता है। द किंगडम ऑफ द कुरुज करेस्पॉन्ड्स टू द ब्लैक एंड रेड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इन द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो क्या कह रहा है? किंगडम ऑफ द कुरुज, जो कुरुओं का जो शासन है, कुरु से ही कौरव बना है, समझे ना, जो कौरव कहा जाता है 100 भाइयों को, दुर्योधन, दुशासन और बाकी जो 98 थे कुरुवंश के, तो कुरु महाजनपद भी था। द किंगडम ऑफ द कुरुज करेस्पॉन्ड्स टू द ब्लैक एंड रेड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। तो काला लाल वेयर हो या पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर है, ये कह रहा है कि उसका संबंध कुरु साम्राज्य से था। बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और वहीं से हम कह सकते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि कैसे वेयर भी एक तरह से वो जो सामान होते हैं ना, मटेरियल्स के, मेटल्स के, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आयरन एज की शुरुआत भी 1000 BC के अराउंड वहीं से मानी जाती है। कंट्रोल ओवर Gangetic Plains region was of vital importance to the power and stability of all India's major empires. होना भी क्यों नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि आज भी जो बड़े बड़े शहर, अच्छे अच्छे शहर हैं, वो नदियों के किनारे बसे हैं। तो ऑब्वियस है कि एक बड़ा सोर्स रही हैं नदियाँ जीवन का, कई कारणों से, तो इसलिए बड़े बड़े शहर हमको नदियों के किनारे मिलते हैं। पिछली वीडियो में जब मैं बात गोमती नदी की कर रहा था तो उस समय मैंने केवल नाम लिया था लखनऊ का। मुझे लगता है जौनपुर शहर भी जो है गोमती नदी के किनारे ही है। तो गंगेटिक प्लेन्स, गंगा का जो मैदान है, जो हम अगर पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो हम मध्य के मैदान की बात करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में स्थित वो गंगा वाला मैदान आता है, तो कह रहा है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा पावर और स्टेबिलिटी के लिए, जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि
जो साम्राज्य है उसको इंग्लिश में एम्पायर कहते हैं, जो राज्य है उसको इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो किंगडम का किंग होता है और एम्पायर का एम्परर होता है। एम्परर यानी सम्राट, उर्दू में उसी को बादशाह कहते हैं। तो एक सम्राट के अंदर कई राजा आते हैं, हालांकि हिंदी में पर्यायवाची आप सम्राट भूप महीप सब एक में ही, राजा सब एक में मिला लेते हैं, लेकिन अंतर होता है उनमें। सम्राट के अंडर में कई सारे राजा होते हैं। खैर, इंक्लूडिंग द मौर्य, कुषाण, गुप्त एंड गुर्जर प्रतिहार, कह रहे कि जो बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं उन सब के लिए जो गंगा का वो मैदान है, गंगेटिक प्लेन जो है, प्लेन का जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। चाहे वो मौर्य साम्राज्य की बात हो, कुषाण की बात हो, गुप्त की बात हो, गुर्जर प्रतिहार की बात हो। यहाँ देखिए ब्रैकेट में दे भी दिया है एक तरह से आपको रिवीजन के लिए। मौर्य साम्राज्य 320 से 200 बीसी के बीच का समय, यही इसी में याद कीजिए। 320 से 200 बीसी के बीच में इसी में एक समय आता है 327 बीसी, मुझे लगता है 327 बीसी, तो खैर और पहले हो जाएगा। एग्जैक्ट लग रहा है इसमें दिया हुआ नहीं है, वो समय था 327 बीसी जब अशोक ने कलिंग पर जो है आक्रमण किया था। कलिंग जो आज का ओडिशा है, वहाँ पे कलिंग यूनिवर्सिटी भी है ओडिशा में। तो मौर्य, कुषाण, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, ये जो तमाम साम्राज्य रहे हैं इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है ये। फॉलोइंग द हुन्स इन्वेजन दैट ब्रोक द गुप्त एम्पायर, द गंगेज यमुना दोआब सॉ द राइज ऑफ कन्नौज। हूणों का आक्रमण, इतिहास पढ़ेंगे पता चलेगा। हूणों का आक्रमण जिससे गुप्त एम्पायर तबाह हुआ, और तब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र ने, यानी गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, जो ज़मीनी भाग है, उसने क्या देखा? कन्नौज का राइज देखा, कन्नौज का निर्माण। ये कन्नौज याद होगा आपको। इतिहास की बात करते हैं, इतिहास के कुछ चीज़ों से कनेक्ट करते चलेंगे ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा। कन्नौज इतिहास में महत्वपूर्ण है। चौसा का नाम सुना होगा, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। हुमायूं शेर शाह सूरी से 2 बार युद्ध किया था। तो पहले चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और 1 साल बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। दोनों में मुझे लगता है शेर शाह ने हराया था हुमायूं को। अल्टीमेटली हुमायूं को भागना पड़ा था, 5 साल के लिए निर्वासन पर चले गए थे साहब, और उसी भागम भाग में अकबर बीच में ही पैदा हुए थे। अकबर महल में पैदा नहीं हुए थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन द कन्नौज एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ। बड़ी मज़े की बात है कि चीज़ों को इंग्लिश में डिस्कस करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदी अंग्रेजी सब कुछ समेटते हुए कुछ कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते चल रहे हैं, है ना। अब जैसे देखिए जेनिथ एक वर्ड है, तो जेनिथ वर्ड का अपोजिट जनरली पूछ ही देता है। यूपी का तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई और रहेगा, उसमें पूछ ही देता है जेनिथ का अपोजिट, और है भी, चूँकि उसका अपोजिट वो इंग्लिश जैसा नहीं लगता, वो है भी इंग्लिश नहीं, उसका ओरिजिन जो है उसके अपोजिट का अरबियन ओरिजिन है, नादिर। ठीक है, जेनिथ यानी टॉप मोस्ट, और सबसे नीचे का जो हिस्सा उसको बोलते हैं नादिर, NADIR। तो जेनिथ का अपोजिट नादिर होता है। हाँ, तो क्या कह रहा है? हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन नाम सुना होगा, हर्षवर्धन ने 2-3 संस्कृत रचनाएं भी की हैं। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज अपने एकदम जो है ऊंचाइयों पर था, अपने उत्कृष्ट स्थिति में था। इट स्पैन्ड फ्रॉम पंजाब इन द नॉर्थ
and Gujarat in the west, to Bengal in the east and Odisha in the south. अब देखिए यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गए हम लोग, क्योंकि बात हम गंगा यमुना दोआब के बाद जो है उसमें अल्टीमेटली कन्नौज के राइज की बात कर रहे थे, तो हम बात कन्नौज की करने लगे और बात हर्षवर्धन की आ गई। तो अब हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है, जो कन्नौज साम्राज्य है, वो कहाँ तक फैला था? पंजाब, गुजरात, बंगाल, ओडिशा। इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। कह रहा है कि इसमें मध्य भारत का भी भाग था, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अच्छा, नर्मदा के बारे में आप ये जानते हैं, नर्मदा नदी जो है वो गुजरात के अलावा उल्टा बोल दिया मैंने। जब नर्मदा नदी की बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि जो उसका उद्गम स्थल है, जहाँ से वो निकली है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है वो नदी। तो अमरकंटक ऑब्वियस है कि वो मध्य प्रदेश में ही है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो मध्य प्रदेश में तो वो है नदी, गुजरात में भी है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि नर्मदा एक गुजरात की भी एक नदी है, ठीक है। वही जैसे आप गंगा को देखते हैं, गंगा कई राज्यों में है। तो हाँ, क्या बात कर रहे थे? नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड इट कंपास द इंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन। और इसमें अब यही है कि इसमें इंडो गैंगेटिक प्लेन भी था, यानी गंगा का मैदानी हिस्सा भी जो है कन्नौज में था। मेनी कम्युनिटीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया क्लेम डिसेंट फ्रॉम द माइग्रेंट्स ऑफ कन्नौज। कई लोग जो है खुद को कन्नौज का माइग्रेंट बताते हैं कि वो कन्नौज से बिलोंग करते हैं। उनका जो इतिहास है, उनके जो कह लीजिए कि एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, जो वो कन्नौज से बिलोंग करते थे। सून आफ्टर हर्षवर्धना's death, his empire disintegrated into many kingdoms, which were invaded and ruled by the Gurjar Pratihar Empire. हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया उनका एम्पायर, टुकड़ों में विभाजित हो गया कई छोटे छोटे किंगडम्स में, और फिर उस पर आक्रमण हुआ, शासन हुआ गुर्जर प्रतिहार का, विच चैलेंज्ड बंगाल्स पाला एम्पायर फॉर कंट्रोल ऑफ द रीजन। और बंगाल के जो पाल शासक थे उनको चैलेंज किया इन सबों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने, इस रीजन पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए। कन्नौज was several times invaded by the South Indian राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और कन्नौज पर दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश का भी कई बार हमला हुआ, 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। आफ्टर फॉल ऑफ पाला एम्पायर, द चेरो डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 12th century to 18th century। बाप रे, 600 साल तक। कह रहा है कि पाल एम्पायर के फॉल के बाद चेरो डायनेस्टी ने रूल किया था 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। खैर, बहाना उत्तर प्रदेश का था, और उत्तर प्रदेश के बहाने हम अन्य भागों की भी बात कर लिए। जहाँ जहाँ विकिपीडिया ले जा रहा है हम लोग जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत, आपको लगता है कि दिल्ली सल्तनत में तो मुस्लिमों का ही शासन था हमेशा, जितने भी वंशों की बात कर लें उसमें। कह रहा है कि पार्ट्स और ऑल ऑफ उत्तर प्रदेश वर रूल्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। लगभग पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है दिल्ली सल्तनत से रूल हुआ था। फॉर 320 ईयर्स, 320 सालों तक। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1526, 1206 से लेकर 1526। 1526 वही साल है जब बाबर आया था। बाबर ने
उस समय दिल्ली सल्तनत का अंतिम साम्राज्य लोधी साम्राज्य था और लोधी साम्राज्य का अंतिम शासक बहलोल बहलोल लोधी था। बहलोल बोलने के चक्कर में कुछ और न बोला जाए, तो बहलोल लोधी का जो है अ, बहलोल, क्या मैं बोल रहा हूँ, बहलोल लोधी तो उसका संस्थापक था, इब्राहिम लोधी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इब्राहिम लोधी। खैर, उससे जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, तो लोधी साम्राज्य के अंतिम जो शासक है उसको हराया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, और वहाँ दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ती है बाबर के आने से। 1206 से शुरुआत हो रही है दिल्ली सल्तनत की। ये कौन सा समय था? तो थोड़ा सा बैक गियर लगाना पड़ेगा, पीछे जाइए, याद करिए 1191 और 1192, 1191 1192, ये 2 साल रहे हैं जब तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी और अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके बीच युद्ध हुआ था। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने बुरी तरह से हराया था इसको, मोहम्मद गोरी को, और उसके बाद अपने मौज मस्ती में लग गए साहब। आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि अपने जो है व्यक्तिगत कारणों से बहुत नुकसान किया था उन्होंने साम्राज्य का। पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं हम। तो और उनको पता नहीं था कि 1 साल के भीतर वापस अटैक कर देगा। 1192 में फिर से अटैक कर दिया उसने, मोहम्मद गोरी खार खाया था, उसको बदला लेना था, हराना था इनको। तो 1192 में फिर से आ गया तराइन में सामने, और इस बार बुरी तरह से हारे पृथ्वीराज, अपने साथ बंदी बना करके ले गया इनको। फिर क्या हुआ सब इतिहास सबको पता है। लेकिन 92 में 1192 जब उसने जो है दिल्ली को अपने हाथ में लिया था, उस समय उसने अपने एक गुलाम, एक स्लेव को यहाँ का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। वही था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श कहा जाता है इतिहास में, जिसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, पूरा नहीं करा पाया था, निकल लिया था, तो बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। तो उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ममलूक डायनेस्टी, है ना, देखिए लिखा है ना, सीक्वेंस भी दे दिया है। सीक्वेंस भी याद रखना ज़रूरी है। हालांकि इतिहास का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में अच्छे से है आपके ना, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसको समझना और याद रखना। हाँ, तो जो ममलूक डायनेस्टी है, जिसको ग़ुलाम वंश भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, और खलजी डायनेस्टी, जिसका संस्थापक जो है गयासुद्दीन खलजी था, अलाउद्दीन का चाचा और ससुर, आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी का। सैयद डायनेस्टी भी थी, और लोधी डायनेस्टी, जिसका संस्थापक बहलोल लोधी था। तो 320 सालों तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा उत्तर प्रदेश पर। फिर यही रुक जाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप कहेंगे कि बोर हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।